जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है आपका आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसी पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो उत्तर बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेन करते हैं उसको आप लोग नोटबुक में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन हालांकि नहीं आया है, लेकिन आपके कुछ ही महीना में जो है आपका उत्पाद सिपाही का जो है रिटेन एग्ज़ाम होने वाला है। ये 100% आपको सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट उसी का होगा जो कंटिन्यू जो पढ़ाई निरंतर जारी रखा है और सच्चे मन और ईमानदारी से पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं और सीट कम है, तो कंपटीशन भारी है। तो जो कंटिन्यू आपका पढ़ रहा है ईमानदारी के साथ, रिजल्ट उसी का होने वाला है। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए, कल भी हम लोग देखेंगे, आज भी देख लेते हैं। आप लोग नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में से में स्थित है। पहला है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है गौतम धारा जलप्रपात, तीसरा है उसरी जलप्रपात, चौथा है मोती झरा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोती झरा जलप्रपात। तो आपका राजमहल की पहाड़ी में स्थित है कौन सा, मोती झरा जलप्रपात। अगर आपसे पूछे कि ये जो मोती झरा जलप्रपात है किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजय नदी पर है। कहाँ है, अजय नदी पर है। अगर अजय नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा, तो मुंगेर होगा। और ये जो मुंगेर है कहाँ पर है, तो मुंगेर जो है आपका बिहार जिला, बिहार राज्य में है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य है। और झारखंड के किस दिशा में बिहार है, तो झारखंड के उत्तर दिशा में आपका क्या है, बिहार है। ये भी आपको याद रखना है। अब सेकेंड ऑप्शन का भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है, गौतम धारा के बारे में। ठीक है, तो गौतम धारा जलप्रपात किसको कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है जोन्हा जलप्रपात। किसको, जोन्हा जलप्रपात को। गौतम धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ पर आए थे, ठहरे थे और स्नान किए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। और किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिम सिंहभूम, तीसरा है रामगढ़, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जो है आपका झारखंड के 10 जिला स्पर्श करता है या 10 जिला सीमा बनाता है। आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, आप लोग धैर्य बना के रुकिएगा। तो पहले आपको बताते हैं कि झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है, कुछ इस प्रकार है। और झारखंड के इधर यानी कि पूरब दिशा में क्या है आपका, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से झारखंड के 10 जिले सीमा बनाते हैं। उसी में से में एक आपका क्या है, रामगढ़ है। और बाकी जो जिले हैं उसको भी आपको नाम बता देते हैं, देखिएगा। आपका हो जाएगा कौन, साहेबगंज। पहला हो गया आपका साहेबगंज, अरे लिखाओ यार, साहेबगंज। और हो जाएगा आपका पाकुड़, पाकुड़। और हो जाएगा आपका, इस स्पेलिंग मत जाइए, ठीक है, ये लिखना छोड़ दे रहे हैं। तो पहला बता दे रहे हैं साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, और आपका सातवां रामगढ़, आठवां रांची, और नौवां हो जाएगा सरायकेला खरसावां, और 10वां हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम बोलते हैं, हाँ पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये 10 जिला जो है आपका क्या है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से एक क्या है आपका, रामगढ़ है। अब रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ क्या है, झारखंड का 24वां जिला है। और यह बना है आपका 2007 ईस्वी में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे क्या है, छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला है। अगर कभी कभी आपका झारखंड के इतिहास में ये पूछ देता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो हो जाएगा आपका 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने की थी। कौन, राजा बागदेव सिंह ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है मैग्नीज का होना, दूसरा है एल्युमिनियम का होना, तीसरा है कोयले का होना, चौथा है अभ्रक के कणों का होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के कणों का होना। तो आपको पता है कि कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड का जो कोडरमा जिला है उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या है? अभ्रक मिलता है। और आपको बता दें कि उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। कैसा? उच्च क्वालिटी का, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको रूबी कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा आपका कोडरमा के अलावा गिरिडीह हो गया, हजारीबाग जिला में भी आपका क्या है? अभ्रक मिलता है। और इन क्षेत्रों में है आपका किस प्रकार की मिट्टी मिलता है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी। कैसा? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और इसका पहचान क्या है? तो इसका जो पहचान है हल्की गुलाबी। कैसी? हल्की गुलाबी और चमकीला होता है। और किसके कारण होता है? तो अभ्रक के कणों के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और सामान्यतः आपको पता है कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है आपका लाल मिट्टी प्रमुख है। और लाल मिट्टी आपका झारखंड के लगभग 90% भूभाग में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, जो कि अनउपजाऊ मिट्टी है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1966, चौथा है 1967। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। तो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। अब बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो जो है क्या है? इसे स्टील सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बोकारो स्टील संयंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो आपका माराफारी नामक में। कहाँ? माराफारी नामक जगह में हुआ है। इसलिए कहीं-कहीं पूछता भी है कि बोकारो का पुराना नाम क्या है? तो आप बताइएगा माराफारी। ठीक है? और बोकारो जिला कब बना है? 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा यूरेनियम खदान स्थित है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जादूगोड़ा झारखंड में किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। ठीक है? और जादूगोड़ा नामक स्थान कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। अभी जादूगोड़ा यूरेनियम खदान की बात की जाए, तो यूरेनियम खदान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा खनिज पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है? पहला है डोलोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मैग्नेटाइट। ठीक है? मैग्नेटाइट, हाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। तो आपका पलामू और लातेहार जिला में क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और ये डोलोमाइट है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। और यह एक औषधि चट्टान है, ये भी आपको याद रखना है। अब लातेहार की बात की जाए, तो लातेहार जो है जिला बना है 2001 ईस्वी में। कब? 2001 में। और लातेहार में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। क्यों? कौन सा? लोध जलप्रपात। और लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है आपका? बूढ़ा घाघ है। और बूढ़ा घाघ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। कभी-कभी पूछ देता है कि बूढ़ा नदी जो है, किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसलिए अगर ये बता दे कि बूढ़ा घाघ जो है उत्तरी कोयल नदी पर है, ये लिखा मिल जाए, तो ये उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इससे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उत्तरी कोयल की बात की जाए, तो ये भी आपका रांची के पिस्का या नगड़ी कह सकते हैं, नगड़ी गाँव से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। जो धातु जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है क्रोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट। तो पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है, कौन सा? जो धातु। बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, ये आपका क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है चुटिया भीमकरण, दूसरा है दोसागढ़ दुर्जनशाल, तीसरा है सुतियांबे फनी मुकुट राय, चौथा है सतरंगी या सतरंजी एनिसा। यानी कि यहाँ नागवंशी राजा का नाम दिया गया है एक साइड, और एक साइड क्या है, उनके राजधानी दिया गया है। तो 3 तो है सही सुमेलित, जो गलत है उसको हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला गलत है। चुटिया भीमकरण के समय में नहीं था, तो किसके समय में था? तो चुटिया जो है आपका किसका, प्रताप राय के समय में था। किसके, प्रताप राय के समय में था। और बाकी सब सही है। दोसागढ़ दुर्जन साल के समय में था, बिल्कुल सही है। सुतियांबे फनी मुकुट राय के समय में था, बिल्कुल सही है। सतरंजी एनी शाह के समय में था, बिल्कुल सही है। अब ये जो नागवंशियों की बात हो रहा है, तो झारखंड में नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने। कब की थी? तो 64 ईस्वी में की थी। यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। और फनी मुकुट राय की राजधानी क्या थी? सुतियांबे थी। ये आपको याद रखना है। और इन नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या थी? नागपुरी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? पहला है 1920, दूसरा है 1945, तीसरा है 1947, चौथा है 1951। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। तो मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल 1945 में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इस मानभूम की बात की जाए तो मानभूम किस एरिया को कहा जाता है? तो धनबाद के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? मानभूम कहा जाता है। और धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, या यूं कहे कि कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। और धनबाद में ही आपका क्या है? आपका वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर है गैंग ऑफ वासेपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला है 1901, दूसरा है 1905, तीसरा है 1908, चौथा है 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1949। इस संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को ही क्या कहते हैं? एसपीटी यानी कि संथाल परगना टेनेंसी कहते हैं, जो कि 1949 में पारित हुआ है। और यह क्या है? तो यह आपका भूमि संबंधी कानून है। क्या है? भूमि संबंधी कानून है। और यह वर्तमान में झारखंड के जो 24 जिला में से में 6 जिला में लागू है। कितना? 6 जिला में लागू है। और आपको बता दें कि 1908 में क्या है, सीएनटी एक्ट पारित हुआ है। सीएनटी एक्ट, जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी कहते हैं, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। और वह झारखंड के 18 जिला में लागू है। ठीक है, और यह भी क्या है? भूमि संबंधी कानून है। ठीक है, तो एक है सीएनटी एक्ट, एक है एसपीटी एक्ट। और एसपीटी एक्ट 6 जिला में और सीएनटी एक्ट 18 जिला में। और ये दोनों क्या है? जमीन से संबंधित या भूमि से संबंधित कानून है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है निर्मल महतो, चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को ही क्या कहा जाता है? गुरुजी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु। और ये कौन है? तो ये आपका जेएमएम का स्थापना करने वाले संस्थापक है। यानी कि 1973 ईस्वी में जेएमएम की स्थापना किसने की थी? आपके शिबू सोरेन ने किया था। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? सीएम आपके हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन के पापा जी कौन है? आपके शिबू सोरेन है। और शिबू सोरेन में ने जो जेएमएम बनाई थी, उसका जो चुनाव चिन्ह क्या है? उसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है नगरी रांची, दूसरा है नगर लातेहार, तीसरा है बरही हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये छिन्नमस्तिका मंदिर, या अगर इसके जगह में बोल देता रजरप्पा मंदिर, तो ये कहाँ है? रजरप्पा मंदिर रामगढ़ जिला में है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में है। तो पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं, फिर रामगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो छिन्नमस्तिका मंदिर एक्चुअली में क्या है? माँ काली का जो है आपका सर कटा हुआ मूर्ति है। ठीक है,
और यह जो है आपका कहाँ है, आपका रामगढ़ जिला में है और यह आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। अगर आपसे ये पूछता है कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है या रजरप्पा मंदिर कहाँ है, तो वो भी हो जाएगा आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। अब बात करेंगे कि ये जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। तो रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो रामगढ़ जो है जिला बना है कब? 2007 ईस्वी में। ठीक है, 2007 ईस्वी में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कैसा है? छोटा जिला है। अगर आपसे ये पूछ दे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो उसका भी उत्तर बताते हैं। 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? पहला है पहाड़ी मंदिर रांची, दूसरा है बैजनाथ धाम देवघर, तीसरा है भद्रकाली मंदिर चतरा, चौथा है सूर्य मंदिर बुंडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर बुंडू। तो सूर्य मंदिर बुंडू को ही क्या कहा जाता है? पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। इनके जो कलाकृति है बहुत ही सुंदर है, जिसके कारण इसके पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर कहाँ है, तो ये बुंडू में है और बुंडू जो रांची जिला के अंतर्गत आता है। तो रांची से अगर आप टाटा जाते हैं, रांची से टाटा जाते हैं तो आपको रांची से 40 किलोमीटर, लगभग 40-45 किलोमीटर के दूर में आपका बुंडू नामक स्थान है। वहीं पर सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर में आपका क्या है, भगवान सूर्य को क्या है, 7 घोड़ा वाला रथ में सवार हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इनकी आकृति या कलाकृति बहुत ही मस्त है, अच्छा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पत्थर पर लिखी कविता कहा गया है। अब इतना अच्छा है तो ये भी पूछ देता है कि इस मंदिर का शिल्पकार कौन है? क्या है? इस मंदिर का शिल्पकार कौन है? तो आपको बता दें, उसका नाम क्या है? SRN, SRN कालिया, SRN कालिया है। आप लोग कालिया से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका शिल्पकार कौन है? SRN कालिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में नेतृत्व किसने किया? पहला है बालेश्वर सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो रांची में रोलेक्ट एक्ट को लेके जो विरोधी सत्याग्रह चल रहा था, उसका नेतृत्व बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट की। थोड़ा सा रोलेक्ट एक्ट के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट जो है आपका 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था। इसको काला कानून भी कहते हैं। काला कानून क्यों कहते हैं कि क्योंकि इस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या है? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बेल लेने तक की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ना वकील, ना दलील, ना अपील की कानून कहा जाता है। किसको? रोलेक्ट एक्ट को। तो इस काला कानून का विरोध पूरा देश में हो रहा था, जिसका रांची में नेतृत्व बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। ठीक है, ये 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? पहला है बहावी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खादी आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तो आपको पहले बता देते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, फिर आपको बताएंगे टाना भगत लोग के बारे में। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कहा गया था कि हम लोग अंग्रेज का सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और लास्ट में वे लोग हमारा कहना मानेंगे। अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो थक हार के वे लोग हमारा कहना मानेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो है आपका सत्य, अहिंसा और बिना हिंसा किए हुए करना था। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि आपका फरवरी 1922 ईस्वी में, कब? फरवरी 1922 ईस्वी में आंदोलनकारी लोग क्या करता है, 22 पुलिसकर्मियों को थाना सहित ही जला देता है, जिससे हिंसा हो जाता है। तो बाद में महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ये आपको शॉर्ट में बताया। वैसे हम इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, इतिहास में ही किए हैं, तो आपको इतिहास और बेहतरीन से पढ़ा सकते हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में अभी इतना ही बताते हैं। क्या बताते हैं? असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया था, 1920 में शुरू हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग टाना भगतों की।
तो टाना भगतों के द्वारा ही टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था कब? 1914 ईस्वी में, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत, ये जतरा उरांव भी लिखता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एकदम क्या बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति थे, यानी कि एकदम सिंपल रहने वाले और उच्च थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। इसीलिए टाना भक्तों को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ये भी पूछता है, तो क्या कहा है? अपना प्रिय अनुयायी कहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसको भी शॉर्ट में ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? पहला है भोगला सोरेन, दूसरा है चंडीदास, तीसरा है जीसी बनर्जी, चौथा है राधा कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। तो सिन्हा साहब, रामलीला, सजला और गेंद और गोल और इसके अलावा गल्पिका, ये सब किसके रचना है या कौन लिखा है? तो ये आपके राधा कृष्ण साहब ने लिखा है। और ये झारखंड के क्या है? राइटर हैं या रचनाकार हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये सब एकदम क्वेश्चन जो है आपके वीवीआईपी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है तुहिन ए सिन्हा एवं अंकित वर्मा। अंकित ने यहाँ पर अंकिता वर्मा होना चाहिए। ठीक है, अंकिता वर्मा। दूसरा है सरयू राय, तीसरा है देव कुमार, चौथा है विवेकानंद झा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के बारे में आया है तो थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर आपका 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला में। खूंटी जिला के किस गांव में हुआ था? तो उली हातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उली हातू गांव में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु आपका 9 जून 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रांची के सेंट्रल जेल में। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा बताया गया था। लेकिन सच्चाई कुछ था कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनका समाधि स्थल की बात की जाए तो वो भी कहाँ है? रांची में है। रांची में भी कहाँ? तो आपका लालपुर चौक से कोकर चौक जाने वाले रास्ते में बीच में सब्जी मार्केट है, वहीं पर डिस्टिलरी पुल है, उसी के किनारे इनका क्या है? समाधि स्थल बनल है। ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा को ही लोग प्यार से धरती आबा कहते थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम करमी था। और इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या था? इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। क्या था? आनंद पांडे था। ये आपको याद रखना है। और इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम क्या था? गया मुंडा था। और बिरसा मुंडा से संबंधित पहाड़ का नाम क्या है? डोंबारी पहाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? पहला है पावर लिफ्टिंग, दूसरा है पर्वतारोहण, तीसरा है मुक्केबाजी, चौथा है कुश्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, पर्वतारोहण। यानी कि झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल का किस खेल से संबंध है? तो पर्वतारोहण है वो। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाली काम वो करती है। ठीक है, ये सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर भी फतह हासिल किया है। इनके इस महान कार्य के लिए क्या है? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्या? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली, कहाँ? झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है दुमका, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। झारखंड में आपका शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में है। अब रांची की बात की जाए तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। इसके अलावा झारखंड रांची में आपके बहुत सारे क्या हैं? स्टेडियम हैं। जैसे आपका हो जाएगा मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, बीएमपी स्टेडियम और आपका जेसीए स्टेडियम। ये सब क्या है? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। ये सब क्या है? आपका रांची जिला में ही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, धनबाद की बात की जाए, धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है।
दुमका की बात किया जाए तो यहाँ पर हिजला मेला लगता है। जमशेदपुर की बात किया जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम 1990 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। पहला है खरवार जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति और चौथा है सौरिया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति एक वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। यह अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। ये आपको याद रखना है। कौन? खरवार जनजाति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है। पहला है कोरवा भाषा, दूसरा है खड़िया भाषा, तीसरा है पहाड़िया भाषा, चौथा है खोरठा भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़िया भाषा। तो खड़िया भाषा का संबंध मुंडा भाषा परिवार से है, ये भी आपको याद रखना है। अब मुंडा का जिक्र आया है तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा क्या है, मुंडारी भाषा बोलते हैं। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा? पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमका, चौथा है लहसुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। यानी कि शादी ब्याह के समय जो नृत्य किया जाता है लोक नृत्य, उसको क्या कहते हैं, तो हो जाएगा डोमकच। अब डोमकच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो विशेषकर जो होता क्या है कि ये जिस घर में शादी होता है वहाँ 15 दिन पहले से भी होता है, उसको भी डोमकच ही कहते हैं। लेकिन डोमकच के बारे में एग्जैक्ट जो सही उत्तर जो है वो बताते हैं। तो सदान घर में जो जब शादी होता है तो लड़का के घर में होता क्या है कि बारात के दिन सभी पुरुष चले जाते हैं बारात, घर में बच जाती हैं महिलाएं। तो घर के रखवाली के लिए ये रात भर जगती है और करती है क्या कि ये लोग पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, पुरुषों का इसमें शामिल होना वर्जित रहता है। थोड़ा सा अश्लील टाइप का भी गाना इसमें गाया जाता है अपने मजाक के लहजे में, ठीक है। तो यही क्या है आपका डोमकच है। वैसे आपका सिंपल सी बात ये याद रखना है कि डोमकच जो है आपका शादी से संबंधित लोक नृत्य है, यह गाना है, ये आपको याद रखना है। पाइका की बात की जाए तो पाइका जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें जो है सैनिक वस्त्र वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन? पाइका। इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। छौ की बात की जाए तो यह भी एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह भी क्या है आपका पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है। इसमें गाना बजाना नहीं होता है, केवल संगीत होता है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि छौ की बात आया है तो छौ झारखंड का ऐसा लोक नृत्य है जो कि यूरोप में भी काफी प्रसिद्ध है। और छौ नृत्य का उद्गम स्थल की बात की जाए तो वो झारखंड का क्या है, झारखंड का सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां को छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है धुरिया एवं पनारी, दूसरा है मागे एवं जोरगो, तीसरा है गोतियो एवं छौ, चौथा है खेमट एवं भिनसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेमटा या खेमट एवं भिनसारी। इसमें आकार होना चाहिए खेमटा, खेमटा एवं भिनसारी कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब कर्मा की बात की जाए तो कर्मा त्योहार कब मनाया जाता है। पहली बात तो ये आप जानिए कि कर्मा जो है झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है वो क्या है, कर्मा है। और कर्मा जो है आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें आपका करम वृक्ष की पूजा की जाती है। करम वृक्ष की डाली को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। और कर्मा जो त्योहार है यह क्या है, भाई बहनों पर आधारित त्योहार है। इसलिए कर्मा त्योहार को जो है आपका क्या है, सदानों की जो रक्षाबंधन का त्योहार है उससे इसको क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है या उससे तुलना किया जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन भी क्या है, भाई बहनों का त्योहार है और कर्मा पूजा भी क्या है, भाई बहनों का त्योहार है। वैसे झारखंड में कर्मा त्योहार को जनजाति के साथ साथ सदान भी काफी मिलजुल के मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है। पहला है नया खानी, दूसरा है चंडी पर्व, तीसरा है जनी शिकार, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, चंडी पर्व। चंडी पर्व में जो है सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं, महिलाएं शामिल नहीं होती है। और उस घर के पुरुष भी शामिल नहीं होता है। जिस घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस घर का पुरुष भी उसमें शामिल नहीं होता है। और इस चंडी पर्व में जो है आपका क्या है, बकरा की बलि दिया जाता है। कौन सा बकरा? सफेद बकरा का बलि चढ़ाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। विशेषकर क्या याद रखना है कि इसमें महिलाएं तो शामिल नहीं ही होती है, और जिस घर में अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उस घर का पुरुष भी शामिल नहीं होगा। और यह क्या है, उरांव जनजाति में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। क्या? चंडी त्योहार या चंडी पर्व। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बाकी चीज जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं। नया खानी है, जब किसान नया फसल उपजाता है तो पहला जो अन्न ग्रहण करने का दिन होता है उसी को नया खानी त्योहार कहते हैं। जनी शिकार की बात की जाए तो ये भी जो क्या है, उरांव जनजाति में प्रचलित त्योहार है। इसमें क्या है, यह जो है आपका 12 साल में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इसका दूसरा नाम क्या है? जनी शिकार का दूसरा नाम क्या है आपका? बताते हैं, मुक्का सिंद्रा है। क्या है? मुक्का सिंद्रा भी इसको कहा जाता है। इसमें जो होता है क्या है कि महिलाएं जो है 12 साल बाद एक दिन मनाती भी है, और क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके क्या करती है, शिकार करने चली जाती है। और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करके लाती है और सामूहिक रूप से उसको बना के खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। यही क्या है आपका जनी शिकार है। ठीक है। सोहराय की बात की जाए तो सोहराय क्या है, पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के सदानों का समाज कैसा था? पहला है मात्र सतात्मक, दूसरा है पितृ सतात्मक, चौथा तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ सतात्मक। झारखंड के सदानों का समाज पितृ सतात्मक होता है। यहाँ मात्र पिक्ष कुल में वैवाहिक संबंध भी वर्जित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो झारखंड के सदानों का समाज कैसा है? पितृ सतात्मक होता है। और यहाँ मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध भी वर्जित है। ठीक है। माता और पिता के कुल में शादी भी नहीं करना है, वो अपना भाई बहन ही गिना जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बार बार सदान बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर सदान लोग कौन होता है। जैसे आपको पता है कि झारखंड में जो बहुत समय से जो रहते आ रहे हैं या जो यहाँ के मूल निवासी है, तो जो एसटी है उसको हम लोग आदिवासी कहते हैं। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी है जो पहले से रहते आ रहा है और एसटी नहीं है, यानी कि आदिवासी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग सदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है बाला सुब्रमण्यम, दूसरा है नीला भाई दिनकर, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है विनोद कुमार गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। अब झारखंड के उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड का स्थापना दिन कब? 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय यह क्रम में कितना था? तो 21वां क्रम में था। कितना? 21वां क्रम में था। और वर्तमान में पूरे भारत की बात की जाए तो कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां कौन है? तो 25 आपका क्या है? तो 25 आपका अमरावती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे पहले जब झारखंड उच्च न्यायालय बना था तो उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे। और ये झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ था? कि आपका रांची के डोरंडा में था। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन पहले यह रांची के धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? पहला है 15, दूसरा है 21, तीसरा है 20, चौथा है 22। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। 21 ही होना चाहिए। ठीक है। तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या 21 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई है? पहला है 2005, दूसरा है 2004, तीसरा है 2001, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या?
बताइए। ऑप्शन नंबर सी 2001 में। इसका तो हम पहले भी करा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना वर्ष 2001 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। हम लोग क्लास के समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आज टोटल 30 क्वेश्चन है। ये आपका पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। अब इसमें बहुत लोग मैसेज ये करेंगे कि सर अब झारखंड में जनजातियों की संख्या 33 हो गई है। कोई बात नहीं, 33 हो गई है। लेकिन आपको हमेशा हम बोले हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और 32 को ही सही मानना है अगर पूछेगा तो। ठीक है, अभी 32 हो गया, 33 हो गया है। वो जब नया आंकड़ा जब चढ़ जाएगा तब उसको हम लोग वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अभी 32 ही मानना है। और झारखंड में 32 जनजाति है और कितने आदिम जनजाति है? तो इस 32 में से में ही 8 आदिम जनजाति है। ये मान के मत चलिए कि 32 जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है तो टोटल 40 हो गए, ये नहीं। इस 32 जो जनजाति होता है उसी में से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है, ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए किसकी है? तो संथाल जनजाति की है। किसकी है? संथाल जनजाति की। दूसरे नंबर में आपका कौन है? उरांव है। तीसरे नंबर में कौन है? तो तीसरे नंबर में मुंडा है। चौथा नंबर में कौन है? तो हो है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा-सा हम बता देते हैं संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल जनजाति जो है संथाली भाषा बोलती है। क्या है? संथाली भाषा बोलती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग होता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है? और साथ ही आपको ये बता दें कि 2003 में, कब? 2003 में संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें आपका एक कौन है? संथाली भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपको बताना है। ठीक है, इसको आप लोग बताइए कि क्या होगा? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30। संथाल जनजाति में शादी तो होता है बहुत, लेकिन ये क्या वाला है? कितने होता है? देखना होगा। इसका हो जाएगा, हाँ याद आ गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। संथाल जनजाति में 8 प्रकार की विवाह होता है। अब आठों विवाह के बारे में आपको बता दें कि लिख दें। ठीक है, लिख ही देते हैं, लास्ट है तो थोड़ा सा लिख ही देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और 1 मिनट लगेगा, लिख देते हैं। तो संथाल जनजाति में जो है 8 प्रकार का विवाह होता है, जिसमें एक होता है आपका किरिंग बापला। क्या होता है? अरे लिखने में दिक्कत हो रहा है, हम बता ही देते हैं। एक होता है आपका किरिंग जवाई, एक होता है किरिंग बापला, एक होता है इतुत निर्बोलिक, दूसरा होता है तिनकी डिपिल बापला, एक होता है घरदी जवाई, एक सांगा। इस प्रकार से इन लोग का क्या है? बहुत सारा विवाह होता है, जिसमें 8 प्रमुख विवाह है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विवाह है जिसका नाम क्या है? किरिंग बापला। क्या है? किरिंग, किरिंग बापला। बापला मतलब शादी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है। संथाल जनजाति के बारे में बता चुके हैं तो बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, उससे अच्छा कुछ सूचनाएं आप लोग को दे देते हैं। तो आप लोग के लिए क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा-सा क्लास में लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा जो है जोश-जुनून बना रहे और हर परिस्थिति में आपके लिए हर दिन क्लास लेके आएँ। इसमें हमारा कुछ खास बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपके लिए ये जो है सवाल और जवाब और ये जो क्लास है, आपके करियर को बना सकता है और आपकी ज़िंदगी सँवार सकता है। तो आप लोग थोड़ा-सा मेहनत कीजिए। क्या कीजिए? मेहनत क्या करना है, थोड़ा पढ़िए और जाने से पहले थोड़ा-सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और औरों को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने भाई-बहनों के बीच या फ्रेंड सर्कल के बीच। इतना कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद आप लोग के लिए क्या है, हम प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे। ठीक है? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मारना बहुत ज़रूरी है।
जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। अगर आपको किसी प्रकार का सलाह या सुझाव देना है तो आप क्या कीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, उसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का क्लास, इसको समाप्त करते हैं। कल फिर नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।